प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में जनार्दन चौधरी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे विषय में आप जानते ही होंगे, और कुछ हो या न हो, आपके अपने हिंदी प्राध्यापक। तो यही मेरा परिचय है। आज मैं आप लोगों को दिगंत भाग 2 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ प्रगीत और समाज पर चर्चा करने वाला हूँ। तो अभी आप लोग प्रगीत और समाज पाठ पर चर्चा सुनेंगे। शुरू करते हैं। प्रगीत और समाज, जिसके लेखक का नाम नामवर सिंह, बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े समालोचक, आधुनिक दौर में बिल्कुल टटके आधुनिक दौर के एक बड़े आलोचक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा नामवर सिंह के विषय में जान लें कि इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी बनारस के पास यानी काशी के पास जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता बागेश्वरी देवी और फिर नागर सिंह, यानी माँ बागेश्वरी देवी और पिता नागर सिंह। वृत्ति के विषय में आप देख लें, 1953 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम शुरू किया। और ये ध्यान रहे कि इन्होंने अध्ययन का काम भी काशी विश्वविद्यालय में ही किया। अध्यापन का काम शुरू किया 1953 में काशी विश्वविद्यालय में, और फिर 59-60 में ये चले गए सागर विश्वविद्यालय, वहाँ पर अध्यापन शुरू कर दिया। फिर 60-65 में इन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम किया। एक महत्वपूर्ण पत्रिका जनयुग का इन्होंने संपादन किया। 67 में आलोचना, हिंदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थापित पत्रिका आलोचना का संपादन उन्होंने शुरू किया। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने। 74 में जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में इन्होंने अध्यापन शुरू किया। और 1987 में ये सेवा मुक्त हो गए। इसके बाद ये स्वतंत्र लेखन और फिर दूसरे हिंदी से संबंधित ही काम में लगे रहे। 1971 में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है, कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कविता के नए प्रतिमान पर 1971 में पुरस्कार मिला। और इनकी रचनाओं पर जब बात करेंगे तो आप देखें, बकलम खुद, यह ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, कहना न होगा आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आलोचनात्मक पुस्तक है। ध्यान रहे कि प्रगीत और समाज, इनकी यह जो रचना है वाद विवाद संवाद, उसी से उद्धृत है। प्रगीत और समाज जो निबंध आप पढ़ रहे हैं वो वाद विवाद और संवाद नामक पुस्तक से उद्धृत है। अब हम शुरू करते हैं प्रगीत और समाज पाठ का सारांश। इसमें आप देखें कि शीर्षक ही दिया हुआ प्रगीत और समाज, इसमें लेखक ने प्रगीत को स्पष्ट किया है कि प्रगीत क्या होता है। आधुनिक कविता के क्षेत्र में प्रगीत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक ही नहीं,
बल्कि यह कह लीजिए कि इसका रूप पहले भी था, नाम दूसरा दिया हुआ था, गीतात्मक था, मुक्तक था, लेकिन आधुनिक दौर में प्रगीत नाम से यह प्रचलित हो गया। गीत का ही यह एक रूप है प्रगीत, गीत का ही एक रूप प्रगीत, जिसको अंग्रेजी में आप लिरिक भी कह सकते हैं। यह गीतात्मक होता है। तो आज के दौर में प्रगीत को सामान्य समझ वाले तो ये कहते हैं कि यह नितांत आत्मपरक होता है, रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होता है, आत्मपरक होता है, वैयक्तिक होता है। इसमें समाज का चित्रण नहीं हो पाता है, लेकिन गहराई से समझदारी रखने वाले लोग, जैसे लेखक ही मानकर चलिए, नामवर सिंह जैसे विद्वान जो समझ वाले लोग हैं, इन सारे लोगों की दृष्टि में प्रगीत में समाज होता है और खूब होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा की जब खोज की जाए तो बिल्कुल आदि काल से ही प्रगीत की परंपरा रही है और उसमें समाज भी हावी रहा है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, विद्यापति हिंदी के पहले कवि माने जा सकते हैं। विद्यापति की पदावली पूर्णतः गीतात्मक का प्रगीत है और उस प्रगीत में आप देखेंगे तो तत्कालीन समाज पूर्णतः उभर कर सामने आया है। किस तरह समाज का रूप था वह सब उनके गीतों में उभर कर सामने आया है। फिर हम आदिकाल के बाद भक्ति काल पर आए तो भक्ति काल में कबीर, रैदास, मीरा, रसखान इत्यादि की रचनाओं को देखें, सूर इत्यादि की रचनाओं को देखें तो उसमें प्रगीतात्मकता है और उस प्रगीत में उस काल का समाज भी उभर कर सामने आया है। तत्कालीन समाज को उन्होंने अपने प्रगीतों में बड़ी काबिलियत के साथ, बड़ी कलात्मकता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि प्रबंधकार यानी प्रबंध काव्य लिखने वाले तुलसीदास के प्रबंध में तो समाज का चित्र है ही। ये तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि प्रबंध का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, उसमें समाज का चित्रण व्यापकता से होता है। तो तुलसीदास ने अपने प्रबंध काव्य अर्थात महाकाव्य रामचरितमानस में तत्कालीन समाज को तो स्थापित किया ही है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका है और वह विनय पत्रिका प्रगीतात्मक है। उस विनय पत्रिका में भी आप देखेंगे कि किस तरह समाज उभर कर सामने आया है। तो इस तरह आपने भक्ति काल को देख लिया। रीति काल के बाद आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तो जितने सारे प्रगीतकार हुए उसमें से अधिकांश प्रगीतकारों ने समाज को स्थान दिया है। जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा ले लीजिए, प्रसाद की शेर सिंह का सत्समर्पण, प्रलय की छाया, या फिर मैथिली सेनगुप्त की रचनाओं को देखें, या फिर नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, इन सबों की रचनाओं को देखें तो उसमें आपको प्रगीत दिखाई पड़ेगा और उस प्रगीत में समाज पूर्णतः मुख्य रूप में दिखाई पड़ता है। इसी को यहाँ पर सारांश के रूप में स्पष्ट किया गया है। आधुनिक युगबोध एवं काव्यबोध के प्रवर प्रवक्ता नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज नामक आलोचनात्मक निबंध वाद विवाद संवाद नामक निबंध संग्रह से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के ऐतिहासिक संदर्भ में प्रगीत और समाज के रूप स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि लगभग 1000 वर्षों का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है। 10वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य का विकास आरंभ हुआ।
तो हजार वर्षों के इतिहास में इसके रूप स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस पाठ में लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी प्रगीतों का मूल्यांकन किया है। प्रगीत को गीति, काव्य या लिरिक भी कहते हैं। सामान्य धारणा है कि प्रगीत में रचनाकार की निजी संवेदना ही व्यक्त होती है, उसमें सामाजिकता नहीं आ पाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े आधुनिक युग में आलोचक माने जाते हैं, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास पहला मानक इतिहास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सामाजिकता को प्रबंध काव्य में ही देखते हैं। स्वच्छंदतावादी या छायावादी कवि प्रसाद निराला आदि लंबे प्रगीत लिखने के बाद ही शुक्ल जी द्वारा ग्राह्य हुए। छोटे प्रगीतों के आधार पर वे उनमें सामाजिकता को देख नहीं पाते थे। लेखक भी कविता के नए प्रतिमान लिखने तक, अर्थात नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान लिखने तक छोटे प्रगीतों में सामाजिकता को अनदेखा ही कर देते थे। वास्तव में हिंदी प्रगीतों की लंबी परंपरा रही है। आदिकाल भक्ति काल से ही यह अबाध रूप से चला आ रहा है। यह सच है कि प्रगीतों में वैयक्तिकता या आत्मपरकता होती है, परंतु सामाजिकता भी रहती है। जैसे तुलसी के रामचरित में जो सामाजिकता है उससे तो सभी परिचित हैं, कहीं दो मत नहीं है, परंतु उन्हीं की गीतात्मक रचना विनय पत्रिका में भी सामाजिकता है। कवि की आत्मपरकता के साथ ही समाज का रूप भी उभर कर सामने आया है। कबीर, सूर, मीरा, रसखान आदि के प्रगीतों में जो सामाजिक स्वरूप है उसे कौन नहीं जानता है। आधुनिक काल में साहित्य और समाज के स्वरूपों में बड़ा परिवर्तन आया। साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी दौर आरंभ हुआ। कवियों की आत्मपरकता के साथ ही देश समाज भी मुखर हो उठा। गुलामी से मुक्ति का जयघोष उठने लगा। मैथिसन गुप्त आदि की रचनाओं में यह प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। प्रसाद निराला आदि की रचनाओं में भी समाज अपनी पूर्णता से उभरा है। प्रगतिवाद तो पूरी तरह क्रांतिकाल रहा है, उसमें समाज अपने पूरे वेग और शक्ति के साथ प्रगीत में उतर गया है। नागार्जुन आदि प्रगतिवादी कवि चाहे जितने भी आत्मपरक कविता लिखते हों, सामाजिक जवाबदेही भूलते नहीं हैं, अर्थात उनकी सभी तरह की रचनाओं में समाज मुखर रहा है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर आदि का जब दौर चलता है तो जटिल बिंबों का खेल शुरू हो जाता है। अंधकार के गहन गुफा का सैर शुरू होता है। इस परिस्थिति में भी प्रगीत की सामाजिकता कमजोर नहीं हुई। पूंजीवाद के बढ़ने से स्वार्थ, आत्मपरकता ये सब बढ़ता है, और प्रगीत में भी तो आत्मपरकता ही होती है, अर्थात पूंजीवाद के बढ़ने से यह प्रगीत कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि और वेग से बढ़ रहा है। प्रगीत में भी तो एकांत संगीत की ही बात होती है। कवि को न अंदर झांकने में कोई हिचक है और न बाहर देखने में कोई शर्म। अतः आधुनिक प्रगीत में भी सामाजिक यथार्थ का स्वर मुख्य है। किसी भी परिस्थिति में इसका लोप नहीं हो सकता है, बल्कि वर्तमान दौर में इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उससे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंतर नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। इसमें आप व्याख्या की तरह लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत कथन नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रगीत की विशेषताओं का विश्लेषण किया है। प्रगीत सामान्यतः वैयक्तिक या आत्मपरक होती है, उसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं होता है। कवि की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होने के कारण आत्मपरक संवेदना ही व्यक्त हो पाती है। आलोचक उसमें सामाजिकता की पड़ताल भी नहीं करते हैं, परंतु यह बात सिर्फ सामान्य समझदारी वाले ही कहते हैं। गहन ज्ञान वाले तो उसमें भी सामाजिक यथार्थ
खोज निकालते हैं, अर्थात उसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण देखते हैं, खोजते हैं। अब अगला है, जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। इसमें आप देख रहे हैं व्याख्या की तरह ही लिखना है। प्रस्तुत कथन नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रगीत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। सामान्यतः सामाजिकता को लोग प्रबंध काव्य में खोजने का प्रयास करते हैं। प्रबंध काव्य को व्यापक जीवन का प्रतिबिंब कहा जाता है, या तो विस्तृत वनस्थली की तरह विशद होता है। देश समाज की सारी समस्याएं इसमें मुखर होती है। इस प्रकार प्रबंध काव्य व्यापक होता है, परंतु सच यह है कि इसका विकास मुक्तक से ही हुआ है, अर्थात प्रगीत से ही हुआ है। क्योंकि मनुष्य के साथ यदि कोई सहज अभिव्यक्ति है तो वह गीत है। गीत पहले निकला और तब गीत के जितने सारे अन्य रूप हैं उसका विकास हुआ। तो जनमानस का भावोद्वेग गीतों के माध्यम से व्यक्त हुआ। कालक्रम से वह विकसित होकर प्रबंध काव्य के रूप में बदल गया। प्रबंध काव्य ही नहीं और सारे जितने सारे काव्य के रूप हैं, उन सारे रूपों का विकास गीतों से ही हुआ है। मनुष्य की बिल्कुल स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यदि बात होती है तो वह गीत में है। गीत ही मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और फिर कवि अपने कला को अन्य विधाओं के रूप में, अन्य शैलियों के रूप में, अन्य काव्य रूपों के रूप में विकसित करते हैं। तो सबों के मूल में गीत ही है। तो मुक्तकों इस प्रकार सामाजिकता को मुक्तक काव्य में भी खोजा जा सकता है। इस तरह आपने देख लिया कि सारी काव्य परंपराओं की मूल मुक्तक है, अर्थात प्रगीत है, और उस प्रगीत में सामाजिकता की खोज की जा सकती है। अब तीसरा है, कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा के परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। इसको भी हम व्याख्या के रूप में ही लिखेंगे। प्रस्तुत कथन नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रगीत के उत्स को स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्रगीत का विकास लोक भाषा या लोकगीतों के माध्यम से हुआ है। आधुनिक प्रगीत लोक भाषा की परिष्कृति है। प्रगीत का यह विकास अपने आप में भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है। यह उनमें सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं दिखाई पड़ता, वरन यह संपूर्ण भारतीय भाषा में दिखाई पड़ता है, अर्थात संपूर्ण भारतीय भाषाओं की कविताओं में आप देखेंगे तो प्रगीत है। और फिर उस प्रगीत में आप देखेंगे समाज भी उभर कर सामने आया है। तो इस तरह आपने यह व्याख्यान प्रगीत और समाज पर आधारित सुना। यह व्याख्यान का पहला भाग है। यह व्याख्यान सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। धन्यवाद।